Good morning, students. Before I start applications of laws of motion, मैं आपको थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताऊंगा। और जो हमने पहले आपको वीडियोस भेजे थे, आपने वो किए होंगे, आई होप आपने किए होंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक था, जिसका वीडियो मैंने आपको भेजा था, दैट वाज अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इलेक्ट्रिक इन नेचर। हमने कुछ फोर्स पढ़े हैं जो फोर्सेस इन नेचर, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा हुआ, न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग और वीक भी हो सकता है। इसके नोट्स भी मैंने आपको भेजे थे। उसके बाद हम फोर्स पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। ये कोई अलग सा फोर्स नहीं है, बट इट इज़ इलेक्ट्रिकल इन नेचर। जैसे मैंने कहा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो फ्रिक्शन जो है ये तब फ्रिक्शनल फोर्स तब आप कंसिडर करोगे व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट and you are applying a force on one body. ये देख लीजिए, ये one body, this another body. The two bodies are in contact. Once they are in contact, और आप एक बॉडी को मूव कर, जो हमने ये बॉडी ए रखी है यहाँ पे ऑन द सरफेस और ऑन सम टेबल, हमने जो फोर्स अप्लाई किया, द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले इज फ्रिक्शनल फोर्स। जो मेरे फोर्स ऑफ पुश और पुल, अगर आप इसको पुश करना चाहते हैं या इसको पुल करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, द फोर्स विच विल स्टॉप इट्स मोशन, दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक बात तो क्लियर है कि जो आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा कि जब भी आप किसी पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे लाई कर रहा है, तो एक फोर्स विल कम इनटू प्ले विच इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. So friction is the resistance to the motion of one surface which moves or tends to move with respect to another. The force of friction comes into play as soon as a force is applied on the body. The direction of this force of friction is opposite to the direction of the motion of the body and acts in the direction tangential, जिसका मतलब है parallel to the surface of contact. तो जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, ये दो बॉडीज कांटेक्ट में, जो ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ एक फोर्स पैदा होगा, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और इस फ्रिक्शन का काम ही है हमेशा मोशन को अपोज करना. जैसे आप कभी चलते हैं, आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो आप अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो यू कैन नॉट राइट, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यू कैन नॉट वॉक. आपने देखा होगा अगर आप स्मूथ सरफेस पे चल रहे हैं, जैसे आप मार्बल पे चल रहे हैं, आइस पे चल रहे हैं, यू हैव ए चांस टू गेट ए स्लिप, आप गिर सकते हो. लेकिन अगर आप एक सैंड पे चल रहे हो या रफ सरफेस है, उस पे चलना आसान होता है. वाई? बिकॉज देयर इज मोर फ्रिक्शन. सो समटाइम्स देयर इज लेस फ्रिक्शन एंड समटाइम्स देयर इज मोर फ्रिक्शन. जो आपने एग्जाम्स पढ़ी होंगी उसमें क्लियर हो गया कि ज़्यादा फ्रिक्शन कब होगा और कम फ्रिक्शन कब होगा. अब हमारे पास उसके बाद हमने बताया था आपको कि एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन वी हैव ए लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम एस से लिखते हैं. देन वी हैव ए लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको एफ एम एस से लिखते हैं. एंड देन वी हैव काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से लिखते हैं. So we have Fs, Ms and Fk. Now when you are applying force on the object, the force of friction also starts increasing. This is a self-adjusting force. Frictional force is a self-adjusting force. आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, फोर्स ऑफ पुश, आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, जो ही आपने उसको फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए वो नहीं मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है. आप फोर्स ऑफ पुल या पुश बढ़ा रहे हैं तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है. At time comes when the object is just about to move, means आप मान लीजिए 5 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन हो रहा है. अब 5 न्यूटन से थोड़ा भी ज़्यादा जब फोर्स होगा, देन द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग. मीन्स 5.001 और इससे आगे जो फोर्स होगा उससे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा. जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने एक बड़ा बॉक्स है या आपको एक ट्रंक रखा हुआ है एक सरफेस पे, आप उसको फोर्स लगा रहे हैं. आपने कई बार देखा होगा कि आप उसको हिला नहीं पा रहे हैं, फिर दूसरे आप किसी फ्रेंड को बुलाते हैं, इसको यार मुझे हेल्प करो, इसको यहाँ से मूव करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो फिर भी नहीं हो रहा है. देन द थर्ड पर्सन कम्स. द मोमेंट द थर्ड पर्सन टच दिस ट्रंक, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, द ट्रंक स्टार्ट्स मूविंग. दैट मीन्स जब तक वो मूव नहीं कर रहा था,
जब तक वो मूव नहीं करता, आपका जो फोर्स ऑफ पुश या पुल जो था, दैट वाज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स. दैट फोर्स जब तक वो मूव नहीं कर रहा था, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक मीन्स रेस्ट, जब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. और जब स्टैटिक मैक्सिमम पे पहुंच गया, अब ये हिलने वाला है, अब ये मूव करने वाला है, दैट मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग मीन्स अब वो लिमिट आ गई है, जिसके बाद अब ये मूव करना शुरू कर देगा. एंड दैट friction, when it just starts to move, that's called as kinetic friction. So I have static friction जब ये object rest में है, limiting friction जब ये maximum value of static friction होगा, उसके बाद object move करना शुरू कर देगा, and that's called as kinetic friction. So with the increase in the applied force, suppose that's F1, the force of friction, उसको हम capital F ले सकते हैं, also increases. This reaches a maximum limit of static friction. When the slight increase in the applied force, the body just begins to slide on the surface. This limiting value of static friction, कौन सा limiting value? जिस value पे आप ये चलना शुरू कर देगा, this limiting value of static friction is called force of limiting friction. Is it clear? Now, as the applied force F1, suppose F1 is the applied force, इंक्रीजेस बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब वैसे मैंने कहा कि 5 न्यूटन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन थी, FMS. ये 5 न्यूटन था, ये 5 न्यूटन था. अब 5 न्यूटन से दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. अब जब 5 न्यूटन से थोड़ा भी आपने फोर्स बढ़ा लिया, अब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, दैट इज ए काइनेटिक फ्रिक्शन. सो द बॉडी बिगिंस टू मूव विद अ यूनिफॉर्म मोशन, and it is found that when a body starts moving, the value of the force of friction is slightly less than the limiting friction. अब इसका मतलब नहीं 5 के बाद वो 6 हो गया, नहीं. 5 के बाद जब काइनेटिक फ्रिक्शन ने चलना शुरू किया, जब ऑब्जेक्ट ने शुरू किया चलना, देन दैट वैल्यू इज लेसर. काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा. जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ पाओगे, जब आप देख रहे हो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन कम है. ऑब्जेक्ट तब चलेगा जब फ्रिक्शन कम होगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है. मैं ये ग्राफ से भी दिखा सकता हूँ आपको. ये लीजिए, अब मान लीजिए ये अप्लाइड फोर्स है F1 ले लीजिए, और ये मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये स्मॉल F ले लीजिए. नाउ दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स. देख लीजिए, जब आप फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा. और यहाँ तक आई विल से दिस वे अप टू दिस वैल्यू. अगर मैं इसका नाम O दे दूँ और इसका नाम A दे दूँ, OA जो है दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ से O से A तक, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. अब उसके बाद क्या होगा, इसका वैल्यू थोड़ा कम. अब ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन का, थोड़ा वैल्यू कम होगा, मान लीजिए B तक आ गया. दिस AB इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. एक्चुअली A से शुरू हो रहा है, FMS, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसके बाद अब ऑब्जेक्ट आराम से चल रहा है, यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कम, देखिए यहाँ कम है, यहाँ कम होगी, फिर और कम होगी, तो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन. सो जब ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक मैक्सिमम वैल्यू पहुँच गई जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन. सो आई कैन से, अगर मेरे पास FS है, FS क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो किससे, दिस इज लेस और इक्वल टू FMS, लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम या बराबर होगा. जैसे मैंने कहा 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन. उसके बाद आपका होगा FMS, ये किससे ज़्यादा होता है, इट इज़ मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. सबसे कम कौन सा होता है, काइनेटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है. और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है FMS, जिसको मैं लिख रहा हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन FMS, ये ऐसे लिखना है F और यहाँ पे MS. FMS है, ये ज़्यादा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से. वाई, बिकॉज दिस FK में ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, इसलिए यहाँ पे ये 4 न्यूटन, ये 5 नहीं होगा, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है. सो दैट मीन्स नाउ वी हैव static friction when the object is not moving. Then we have the maximum value of static friction. जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, उसके बाद चलना शुरू करेगा. जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. और जब ये वैल्यू कम होगी, जब और थोड़ा और फोर्स लगा दिया, देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी लेसर एंड दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. उसके बाद हमारे पास है लॉज ऑफ फ्रिक्शन. ब्रीफली मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो इसके भेज आपको सेंड कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. लॉज ऑफ फ्रिक्शन. Laws of friction. First law, let me tell you the laws of limiting friction
या स्टैटिक फ्रिक्शन कहिए, और लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखेंगे FMS, तो वहाँ पे FK लिखेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑलमोस्ट सेम है आप, लेकिन याद रखोगे क्या उनके लॉज या कैसे लर्न करने हैं, कैसे समझने हैं। फर्स्ट लॉ इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया एंड शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास बुक है, ये मेरे पास बुक है, ये मैंने बुक इन हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पे रखी, इसका एरिया यहाँ पे देख लीजिए कितना है, लेंथ ब्रेड्थ मैंने ऐसे रखा, और फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे रखता हूँ ये। अब इसने कम एरिया कवर किया, पहले ज़्यादा एरिया कवर किया था, लेकिन उससे मेरे फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको मोशन में लाने के लिए जो पहले फोर्स लगता था, जो उसका पहले वैल्यू था स्टैटिक फ्रिक्शन का या लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो सेम रहेगा, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ एंड शेप ऑफ द सरफेस ऑफ इन कॉन्टैक्ट। तो जो बॉडी दो शेप में है, आप ऐसे रखिए ऑब्जेक्ट को या इसको ऐसे रखिए, दैट विल नॉट इफेक्ट द वैल्यूज of limiting friction. So the limiting friction is independent of area and shape of the surface of contact. Now then second law is the limiting friction is opposite to the direction of motion. ये तो आपको पहले ही मैंने बता दिया, फ्रिक्शन कोई भी हो वो हमेशा अपोजिट टू द मोशन। अगर आप आगे चलना चाहते हैं, फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो आपको रोकने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? जब भी आप चलते हैं, व्हेन यू आर प्रेसिंग द ग्राउंड, जब भी ग्राउंड को आपने प्रेस किया, ग्राउंड और आपके फीट में या आपके फुट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड दैट विल ट्राई टू स्टॉप योर मोशन। आप कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप कैरम खेल रहे हैं, जब आपने कैरम खेला तो क्या होगा, जो पॉइंट्स उस कैरम के अंदर मूव कर रहे हैं वो हमेशा एक टाइम आएगा, वो आप कितना भी उसको हिट करो बट फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। व्हाई? बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं। इज इट क्लियर? लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अगर मान लीजिए क्रिकेट बॉल आपने ग्राउंड पे उसको थ्रो किया, ग्राउंड पे चल रही है एक क्रिकेट बॉल, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो तो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। लेकिन देन देयर कम्स अनदर फोर्स इनटू प्ले, दैट इज ए फ्रिक्शनल फोर्स, जो उस ऑब्जेक्ट को रोकता है। व्हाई? बिकॉज दैट फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Then the third is the force of limiting friction depends upon the nature of the surface in contact. अब ये नेचर पे डिपेंड करता है। आपने देखो, मैं फिर कैरम की एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप कैरम खेलते हैं, जब आपके वो पॉइंट्स मूव नहीं करते हैं, देन यू स्प्रिंकल सम पाउडर, आपने लाइकोपोडियम पाउडर उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया कैरम के ऊपर। उसके बाद स्ट्राइक जो आपके पॉइंट्स है उसको आप थोड़ा भी स्ट्राइक करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। वाई? बिकॉज द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। आपके नोट्स में मैंने भेजा, हाउ कैन यू रिड्यूस द फ्रिक्शन, हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रिक्शन। मान लीजिए कहीं पे बर्फ है, आप उस पे ऊपर चल रहे हैं तो यू कैन स्टिल, वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। आप सैंड पे चल रहे हैं तो आराम से चल सकते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन इज मोर, वहाँ पे आप चल सकते हैं। सो वी कैन इंक्रीज और वी कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन। ग्राउंड पे जैसे आप मान लीजिए एक टायर है, बाइसिकल है या साइकिल है या स्कूटर है या टायर है, या इवन आपके शूज़ जो हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं, या जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं उनके अगर आप देखेंगे उनके जो शूज़ होते हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं ज़्यादा, सो दैट जब वो ग्राउंड में चलना शुरू करेंगे, वो दौड़ेंगे तो वो स्लिप न कर जाए। बाय डूइंग दैट यू आर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। या आप जब भी आप कभी बाथरूम में जाते हैं या आप कभी टाइल पे चलते हैं, किचन में जाते हैं, तो आपकी कई बार आपको अपने जो पेरेंट्स से कहते हैं आराम से चलना, वहाँ पानी गिरा हुआ है। वो क्यों कहते हैं आप? सो दैट आप स्लिप ना करो, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपका रफ सरफेस है, घर में मिट्टी फ्लोर पे लगी हुई या कुछ ऐसी सरफेस है, तो वहाँ पे आप स्लिप नहीं करोगे, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल मूविंग, इवन व्हेन वी वॉक। जब भी आप वॉक करोगे आपको बड़ा केयरफुल रहना है कि मैं कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं स्लिप कर जाऊं। Why? Because sometimes the friction is more and sometimes the friction is less. So you have to take care of all such things. And the last and the most important law is the force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction R. ये देखिए, ये आपका एक सरफेस है, ये आपकी सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है आपकी, ये टेबल है, इसकी आप ऊपर आपने बॉक्स रख दिया। अब ये इसका वेट जो है वो mg है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्राउंड अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा। दिस mg इज वेट, दिस इज द वेट ऑफ दिस बॉक्स। नाउ यू नो एक्शन एंड रिएक्शन।
opposite, there is opposite force to this reaction, to this action, that is called R, normal reaction R, which is also a force. तो R जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे, mg will be towards the ground और इसके अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स होगा, दैट्स कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन. इसका बड़ा आगे इंपॉर्टेंट रोल है नॉर्मल रिएक्शन. सो दिस नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो अ फोर्स. जैसे इसका आप इसका यूनिट्स न्यूटन्स है, तो इस न्यूटन है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन का भी जो यूनिट है वो दैट विल बी न्यूटन, बिकॉज इट इज अ फोर्स. इट इज अपोजिट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड. जो आपका वेट है, व्हाट इज वेट? फोर्स ऑफ द अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जितना फोर्स होगा, अगर इस पे ग्राउंड, अगर ये ऑब्जेक्ट में है, इस पे ग्राउंड 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो इसका वेट भी उतना ही होगा. ये मास और वेट में कंफ्यूज नहीं होना है. आपको कोई पूछेगा वेट, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो आप कहोगे जितना अर्थ का इसके ऊपर फोर्स है उतना इसका वेट है. तो 10 न्यूटन अगर इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है, तो इसका वेट भी 10 न्यूटन होगा. और इस वेट के अपोजिट जो मैं फोर्स आप इन द अपोजिट डायरेक्शन है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. और तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये इस पे डिपेंड करेगा. सो इसको आगे लेने से पहले लेट मी एक्सप्लेन कोफिशिएंट ऑफ I hope you can see coefficient of static friction. काइनेटिक फ्रिक्शन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, तो वो आप पढ़ के खुद ही आपको समझ आएगा. नाउ हमें अब पता चल गया जो FMS है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इसके बाद ही, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ही ऑब्जेक्ट या इसके ऊपर या इससे आगे जब फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा. तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो FMS, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, FMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. मीन जितना वेट ज़्यादा होगा उतना R ज़्यादा होगा और उतना आपका वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा. सो FMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. मीन्स अगर R ज़्यादा है तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा. अगर R कम है तो FMS कम होगा. मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट हैवी है, उसको मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. और अगर आपका वैल्यू ऑफ कोई ऑब्जेक्ट लेसर इन वेट है, जब किसी का वेट कोई छोटा सा बॉक्स है, तो आप उसको ईजिली मूव कर सकते हो. अगर मेरे पास पेन है तो मैं इसको ईजिली मूव कर सकता हूँ क्योंकि R मेरा कम है. लेकिन अगर इसके ऊपर वो एक बॉक्स रख दूँ मैं, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए. वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ R विल बी मोर. सो FMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अब एक प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करने के लिए, एक प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करने के लिए FMS is directly proportional to R. Now I can write FMS is equal to, जब भी प्रोपोर्शनल हो, ये आपने 9th में पढ़ा है, जब आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, हमने G लिया था वहाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो यहाँ पे भी आप याद रखो कि जब प्रोपोर्शनल को इज इक्वल में चेंज करना है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है. वो कांस्टेंट जो मर्जी है आप वो नहीं लगाना है. इसके वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. उसके बाद देखते हैं कि वैल्यू कौन सी लेनी है, क्या लेनी है. अब FMS इज इक्वल हम यहाँ जो लेंगे वो लेंगे म्यू एस इंटू आर. म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो जब काइनेटिक करेंगे तो वहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के आएगा. सो FMS इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर. हेंस कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे FMS इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू FMS डिवाइडेड बाई आर. और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो वो आएगा म्यू के इज इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाई आर. और सिंपली यू कैन राइट म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर. जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है बराबर वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई द नॉर्मल रिएक्शन आर. तो जहाँ भी आपका म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर आएगा, वहाँ पे आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो आगे आपको काम आएगा जब हम अभी आगे करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन या और हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो वहाँ पे आप याद रखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. अगर काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर. अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का पूछ रहा है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आई कैन राइट एफ म्यू एस इज इक्वल FMS इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर. सो सिंपली force of friction is equal to coefficient of friction into R. Is that clear?
म्यू एस इज इक्वल टू एफ एम एस बाई आर, और एफ एम एस यू कैन राइट एज म्यू एस इंटू आर। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है कि अगर कॉपर के ऊपर हमने स्टील रखा हुआ है, या हमने कॉपर के ऊपर रबर के ऊपर कोई वुड रखा हुआ है, या स्टील के ऊपर आइस रखा हुआ है, उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ही पता चलेगा आपको कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा। वो वैल्यूज़ कुछ आप 2-4 वैल्यूज़ याद रखोगे सो दैट यू गेट एन आइडिया, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। सो आप याद रखोगे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है यूजुअली फॉल्स इन द रेंज ऑफ 0.1 to 1.5, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, ये जो म्यू एस है इट इज़ ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस ज़्यादा है क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, म्यू के कम है। सो याद रखोगे आप म्यू एस इज़ ग्रेटर देन म्यू के, म्यू एस इज़ ग्रेटर देन म्यू के, या एफ एम एस इज़ ग्रेटर देन एफ के। ये तो पहले ही बताया मैंने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एफ की, ये तो पहले ही बताया मैंने आपको कि ये अगर 5 है तो ये 4 कुछ होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट जहाँ ऑब्जेक्ट चल रहा है वो कम है, जहाँ ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया वहाँ पे वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू की। ये चीज़ें आप याद रखोगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा आपको, मैं इसलिए ब्रीफली ज़्यादा डिटेल में इस बार नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेंट यू वीडियोस ऑन दिस, और वहाँ पे आपने अच्छी तरह ये कर लिया होगा। और वो वीडियो देखने से पहले आप ये वीडियो नहीं देखोगे, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो इसको समझने में आपको दिक्कत होगी। सो एक्चुअली मैं ब्रीफली आई वांटेड टू प्रिपेयर वन वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्रिक्शन, और या आगे जो हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन वगैरह क्या होगा। नाउ नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कई बार ये मेरा सेटिंग में इसमें प्रॉपर नहीं होता है, तो बट वर्ब ऑरली मैं बता रहा हूँ सारा, तो आप वो भी समझ लेना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी, इसका भी मैंने आपको वीडियो भेजा, और एंगल ऑफ रिपोज का भी मैंने भेजा हुआ। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में सिंपली आपको कहूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट है एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये आपका एम जी है, इसको हम डब्ल्यू इज इक्वल एम जी भी लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल एम जी, और इसके और यहाँ इसका नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर दिस सरफेस इज नॉर्मल रिएक्शन आर। इज इट क्लियर? ये अगर मैं फोर्स ऑफ पुश इस तरफ लगा रहा हूँ, इसका जो फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स ऑफ पुश या पुल, इसको मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, देन द फ्रिक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो मैं एफ एम एस यहाँ से लिखूँ, आई विल राइट लाइक दिस। ये एक बॉक्स मैंने रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने सरफेस के ऊपर, ये इसका वेट है ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का, डब्ल्यू इज इक्वल एम जी। इसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन आर होगा। एक्शन एंड रिएक्शन, यू नो व्हेन यू हैव एक्शन देयर अनदर फोर्स व्हिच कम इनटू प्ले, जो इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल हैं बट दे आर अपोजिट ईच अदर। ये इस तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। नाउ दिस इज फोर्स ऑफ पुश। मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को यहाँ से ए से बी लेना चाहता हूँ। जो ही मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो देयर विल बी फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो अगर मैं इस तरफ इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये आर है, इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, शो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये एफ एम एस है तो यहाँ पे भी पैरेलल एक साइड ये भी एफ एम एस होगा, जस्ट शो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। वाई इट विल बी रिजल्टेंट? ये देखिए, इसकी डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन की आर, इसकी डायरेक्शन आर, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये यहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल डायरेक्शन आर है, मैं तो एक ये जो एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल का किस के बिटवीन है? ये रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन आर। ये रिजल्टेंट किस का है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर। इसका रिजल्टेंट ये है हमारा, इसका कोई नाम दे दीजिए, ओसी कर दीजिए। ओसी इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एफ एम एस। सो व्हाट इज एंगल दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट, बिटवीन कौन सा? आर
एंड एफएमएस जो इसका रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन आर, ये रिजल्टेंट जो है बिटवीन एफएमएस एंड आर और नॉर्मल रिएक्शन आर का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो इफ यू कंसीडर a body moved over a surface, let this surface be xy, by applying a pull P, तो फिर क्या होगा? The weight W of the body is acting vertically downwards. The normal reaction R is acting vertically upwards. या along OB कर दीजिए इसको, O ये B लिख दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. If a body is on the point of motion, जो ही अब ये चलना शुरू करेगी, जो FMS है, that will act along दिस डायरेक्शन OA, इसको OA नाम दे दीजिए. एफ में जो पहले मैंने डायरेक्शन बताई आपको कि अलॉन्ग OA होगा. सो OA रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. दिस इज OA. अगर बॉडी इस तरफ लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं तो ये जो वैल्यू है, ये जो FMS है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इज इट क्लियर? सो इफ दिस OC इज द रिजल्टेंट ऑफ FMS एंड R. इज इट क्लियर? मैं ये फिगर कंसिडर कर रहा हूँ AO RC या AOBC. इस फिगर में OC इज द रिजल्टेंट. OC इज द रिजल्टेंट. देन OC makes an angle theta with OB. Makes angle theta with OB. Is that clear? Then theta is called the angle of friction. So it is the angle which the resultant of the maximum force of static friction and the normal reaction makes with the normal reaction. Makes with the normal reaction. इन दोनों का रिजल्टेंट है और नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है. अब इस ट्रायंगल OBC में अब अगर आप देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू BC परपेंडिकुलर बाई बेस BC बाई OB. tan थीटा इज इक्वल टू BC बाई OB. BC इज इक्वल टू OA. BC किसके बराबर है? OA बाई OB. और आपका OA किसके बराबर है? FMS डिवाइड बाई OB किसके बराबर है? R. सो tan थीटा इज इक्वल टू FMS बाई R. और tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज FMS बाई R? अभी हमने किया, अभी मैंने लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपको बताया कि FMS किसके बराबर है. FMS इज इक्वल टू म्यू या म्यू S कर दीजिए. सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू S. सो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये आपको न्यूमेरिकल में आएगा डेफिनेटली, कोई ना कोई न्यूमेरिकल इस पर जरूर आएगा. इज इट क्लियर? आपको ये समझ आया कि नहीं आया? ये डायग्राम है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ. ये एक ऑब्जेक्ट हमने सरफेस पे रखा हुआ है XY पे. अगर फोर्स ऑफ पुल इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा FMS. अब इस फिगर को कंप्लीट कर दीजिए. ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने ये सरफेस ले ली, ये भी R होगा. अगर ये FMS है तो ये FMS होगा, इस वैल्यू होगा. देन दिस विल बी द रिजल्टेंट. अब ये जो एंगल बन गया है, ये सरफेस मैंने ये दो साइड्स क्यों ड्रा किए मैंने, सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट दिस एंगल थीटा. ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल है बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ FMS एंड R एंड नॉर्मल रिएक्शन R. उसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन. और हमने फिर शो कर दिया, अगर हम tan थीटा यहाँ से निकाल दिए फ्रॉम दिस फिगर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वो आता है BC बाई OB. बट BC इज इक्वल टू OA हमारा FMS है डिवाइड बाई OB इज द नॉर्मल रिएक्शन R. नो FMS जो पहले मैंने कहा था F by R और FMS by R, that is mu S, coefficient of static friction. So I can write tan theta is equal to mu S. This is called as coefficient of angle of friction. Theta is called the angle of friction and mu S is the coefficient of static friction which is equal to tan of angle of friction. Now angle of repose, last part of this angle of repose. उसके बाद कल आप नेक्स्ट थर्सडे को मैं और एक वीडियो भेजूंगा, वो दैट विल बी ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ एंगल ऑफ रिपोज देख लीजिए. फिर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ. अब हम यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे. द एंगल ऑफ रिपोज, मान लीजिए ये व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन, ये सरफेस, ये ऐसे सरफेस जो होती है ना, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन. मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर, लेट मी एडजस्ट इट. दिस इज इंक्लाइंड प्लेन. एक ये मान लीजिए ये सरफेस है और मैंने पेन ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे. दिस इज इंक्लाइंड प्लेन. अब मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ये एंगल बना रहा है सरफेस और इस इंक्लाइंड प्लेन में एक एंगल बन रहा है. अब मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसको मैं इंक्लाइंड प्लेन का एंगल चेंज कर रहा हूँ.
अब जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इसको मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। सो द एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल दैट द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द बॉडी इज केप्ट ऑन इट्स जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। आप समझ गए? ये इंक्लाइंड प्लेन, ये एक सरफेस है, ये मान लीजिए ग्राउंड है या कोई टेबल है, और यहाँ पे मैंने एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन इस शेप में होता है, एंगल जो दो सरफेस में ये एंगल बन गया, ये इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ, अभी वो नहीं गिरा नीचे, नहीं गिरा, अब खुद भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं गिरा। अब जब वो गिरना शुरू कर देगा, जो ही वो स्लाइटली नीचे आना शुरू कर देगा, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे सरफेस और पेन में, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। सो द एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल दैट द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द बॉडी केप्ट ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। अब मैं कर रहा हूँ कंसीडर ए फिगर ऑफ मास m। यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे मैंने को एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका वे टुवर्ड्स द सेंटर, ये W विच इज इक्वल mg। कैन यू सी इट? यस, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल मान लीजिए फाई, क्योंकि थीटा मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिया तो मैं यहाँ पे फाई ले लूँगा। दिस इज W। नाउ इसके नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर दिस। ये W ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं? जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन किया था तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों प्लेन सरफेस थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और ये वेट था mg, और ये था नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, ये W है, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर द सरफेस, ये नॉर्मल रिएक्शन R है। अब यहाँ पे इस R को आई कैन डिवाइड दिस R इनटू टू कंपोनेंट्स। अगर ये फाई है तो आप याद रखोगे, सॉरी फाई, दिस इज वन कंपोनेंट, दिस अनदर कंपोनेंट, और ये जो एंगल है ये दिस ऑल्सो, हम ज्योमेट्रिकली इसका भी मैंने सोल्यूशन दिया आपको। ये एंगल दोनों, अगर ये एंगल फाई है तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस ऑल्सो फाई, आई कैन प्रूव ज्योमेट्रिकली, और मैंने उसका सोल्यूशन आपको बताया, बड़ा सिंपल है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, सो दिस एंगल इज एंड दिस एंगल दे आर सेम। तो अगर ये वाला कंपोनेंट W फाई के साथ होता है, ये होता है W cos फाई, जो एंगल जिस सरफेस के साथ बना रहा है, जिस इस कंपोनेंट के साथ बना रहा है, दैट इज W cos फाई, और ये वाला आपका एंगल होगा W sin फाई। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने दिखाया आपको। यू कैन डिवाइड एनी कंपोनेंट, एनी फोर्स, एनी वेलोसिटी कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर हो उसको आप दो फोर्स में डिवाइड कर सकते हो। वन इज साइन कंपोनेंट, अदर इज कॉस कंपोनेंट। अब ये जो कंपोनेंट है, ये R के जो अपोजिट है, दैट इज W cos फाई, और जो अगर मैं इसको फोर्स ऑफ पुल P लगा रहा हूँ, इस तरफ F लगा रहा हूँ, फोर्स मान लीजिए मैं कैपिटल F लगा रहा हूँ इसकी तरफ, और जब F लगा रहा हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अब इस डायग्राम में देख लीजिए आप, यहाँ वेट mg है। मैंने आपको कहा था कि जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन किया था W वाज इक्वल टू R, दे वर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पे क्या W और R इक्वल एंड अपोजिट है? नहीं, बट कंपोनेंट, जब मैंने आपको वॉक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको वॉक ऑफ ए मैन, प्लीज वॉच दैट वीडियो। जब तक आप सारी वीडियो नहीं देखोगे हर एक चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, तो आप कहोगे इस तरह ये तो समझ नहीं आ रहा है, तो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला वीडियो जो मैंने खुद बनाया था वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैंने आप वॉक ऑफ ए मैन दिखाया था, तो मैंने कहा था जब हम चलते हैं तो जो R है, मान लीजिए R एक जो रिएक्शन फोर्स है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। एक कंपोनेंट उसका, उस फोर्स का जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा हूँ अब चलने के टाइम, एक फोर्स मेरे वेट को बैलेंस करता है, एक कंपोनेंट जो है उस वेट का मेरे वेट को बैलेंस करता है, दूसरा मुझे चलने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? एक कंपोनेंट मुझे चलने में हेल्प करता है, दूसरा मेरे बॉडी के वेट को बैलेंस करता है। वही यहाँ पे होता है, ये कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन R को बैलेंस कर रहा है, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले रहा हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है, उसका कंपोनेंट कौन सा है? W sin अल्फा। सो फ्रॉम दिस फिगर आई कैन सी दैट W cos फाई इज इट W cos फाई किसके बराबर है? मेरा नॉर्मल रिएक्शन R, और मेरा W sin फाई वो किसके बराबर है? F। तो मेरा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है, जो मैं इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है? W sin फाई। F इज माई, जो मैं आगे लेने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, दैट इज फोर्स ऑफ sorry, F is the force of friction. This F is the force of friction. F is the force of friction.
So from this figure, W cos phi is R and force of friction is F, which is equal to W sin phi. Now you can simply write that if we consider a figure of body mass F kept on the inclined plane, this is inclined plane, making an angle with the horizontal, ये horizontal है, इसके साथ angle phi बना लिया. Now increase the angle of inclination. अब मैंने angle of inclination जो है ये increase कर दिया. At certain angle the body just begins to slide down द प्लेन. अब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाना है, कोई फोर्स नहीं लगा. जब मैंने एंगल चेंज करना है, जब मैं एंगल चेंज करूंगा तो एक ऐसा एंगल आएगा जब ये बॉडी जो है ये स्लाइड डाउन नीचे की तरफ आएगी. मुझे फोर्स ऑफ पुश ऊपर या नीचे इसको नहीं लेना है, मुझे कोई फोर्स ऑफ पुश या पुल नहीं लगाना है. लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब मैं एंगल चेंज करूंगा एक ऐसा टाइम आएगा ये बॉडी खुद ही नीचे आने की कोशिश करेगी. तो बॉडी इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है. जब भी मोशन इस तरफ है तो इसका फ्रिक्शन किस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये फोर्स एफ जो है दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इज इट क्लियर. मैं कोई खुद फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ. मैं एंगल को इंक्रीज करूँ या कम करूँ या ज़्यादा करूँ, नॉर्मली जब मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो एक टाइम ऐसा आएगा ये बॉडी नीचे की तरफ आना शुरू कर. पहले ये रेस्ट में थी, अब ये बॉडी नीचे की तरफ आना शुरू करेगी. मैंने कोई फोर्स पुश या पुल नहीं लगाया, मैंने ये एंगल फाई को चेंज किया, एंगल ऑफ रिपोज को चेंज किया. तो जब ये जस्ट बिगिंस टू फॉल डाउन तो उसी को हम एंगल उस वैल्यू ऑफ एंगल जो होगा उस टाइम वैल्यू इस एंगल फाई का उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे. और जब ये बॉडी नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी तो व्हाट विल हैपन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल कम इनटू पिक्चर. तो यहाँ पे एफ डब्ल्यू साइन फाई है और ये फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है और लेकिन ये नीचे तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है. अब इस फिगर से हमें पता चल रहा है जो आर है नॉर्मल डायरेक्शन और ये डब्ल्यू कॉस वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ये बराबर है. सो आई राइट डब्ल्यू कॉस फाई इज इक्वल टू आर. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा किसके बराबर है, दैट इज डब्ल्यू साइन फाई. नाउ इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम एफ बाई आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाई नॉर्मल डायरेक्शन आर, दिस विल बी इक्वल डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा तो ये आएगा tan फाई आएगा ना. एफ डब्ल्यू साइन फाई बाई डब्ल्यू कॉस फाई दैट विल बी tan फाई. व्हाट इज एफ बाई आर. फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जाइए, मैंने कहा था जहाँ भी एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाई आर होगा इसको आप एफ बाई आर क्या होगा, दिस इज म्यू इज इक्वल टू tan फाई. अब चूंकि बॉडी चल रही है तो इसको म्यू के भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि एंटी फ्रिक्शन है, बॉडी चल रही है. हेंस टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. अब यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पे कौन सी सरफेस, ये दोनों सरफेस किस चीज़ का इंक्लाइंड प्लेन है, आपने सरफेस किस टाइप की रखी हुई है उस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी कब स्लाइड डाउन करेगी और एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा. इज इट क्लियर. सो हियर वी आर नॉट मूविंग द बॉडी बाई अप्लाइंग ए फोर्स. वैसा भी कर सकते हैं हम फोर्स अप्लाई करके, लेकिन वो तब हम करेंगे जब व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन कितना करना पड़ेगा. मान लीजिए बॉडी आपने एंगल ऑफ रिपोज को चेंज किया, एंगल और ये बॉडी नीचे आ रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि बॉडी इस तरफ चली जाए. दैट मीन्स यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब ये बॉडी नीचे आ रही है तो मैं चाहता हूं कि बॉडी नीचे नहीं आए, तो बॉडी ऊपर की तरफ चले. यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ये बॉडी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चली जाए. दैट मीन्स यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इन दैट केस वहाँ पे आपको फोर्स ऑफ पुश लगाना पड़ेगा. ये बॉडी नीचे नहीं आ रही है, लेकिन हम इसको चाहते ऊपर ले जाए, ए से बी ले जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा. वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स. वी हैव टू पुल द बॉडी फ्रॉम ए टू बी और वहाँ पे हम वर्क डन निकाल सकते हैं. जो आप खुद करोगे, मैंने नोट में दिया हुआ है, आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है. कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट. बट लेकिन हर एक चीज़ का अगर मैं वीडियो ऐसे बनाता रहा हूँ और आप शायद ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन आपका यूनिट टेस्ट देखा उसमें इतना दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो फिर ये आपका सिलेबस भी कभी ख़त्म नहीं होगा. सो प्लीज़ ये अब 40 मिनट्स का वीडियो जा रहा है, तो आप प्लीज़ याद रखोगे जब भी आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करोगे, जैसे मैंने यहाँ कहा कि बॉडी नीचे आ रही है लेकिन मैं चाहता हूँ ये बॉडी ऊपर चली जाए, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन. और जब आप वहाँ जब आप वहाँ पे W कैलकुलेट करोगे, दैट W विल बी इक्वल टू म्यू इंटू mg into S. S is the distance covered by body when we are applying force to move it from A to B. जब आप
इस ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो बॉडी रखी हुई है इसको ऊपर लेना चाहते हो तो वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा आपको। उस वर्क का फॉर्मूला ये होगा जो आप नोट्स पे खुद देख सकते हो कैसे करना है। सो दिस अबाउट इंक्लाइन प्लेन एंड देन वर्क अगेंस्ट अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी हुई है तो कितना होगा, दिस विल द वर्क डन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस वन। और अगर इंक्लाइंड प्लेन पे आप वर्क निकालना चाहते हो दैट W will be equal to mgs into s mu k cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये आप नोट से खुद चेक करोगे एंड दिस इज वेरी सिंपल, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। वी कैन फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस और ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आई विल बी शोइंग डायरेक्टली, मैं सर्कुलर मोशन के बारे में नहीं बताऊंगा। प्लीज़ थर्सडे से पहले आप सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़िए, उसमें आपका रेडियंस एंगल कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या होता है वो आप सारा पढ़ेंगे। देन आई विल डायरेक्टली मेक ए वीडियो ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स विच आई विल बी सेंडिंग ऑन थर्सडे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही भेजा हुआ है। लेकिन आई विल गिव मोर एक्सप्लेनेशन ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश की, तब भी 40 मिनट का वीडियो बन गया। एंड यू विल आल्सो गो थ्रू दैट प्रीवियस वीडियो ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर मैं एक वीडियो और भेज के देन देयर आर सम एप्लीकेशंस हमने शुरू करना था कि आज एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा आपको। प्लीज़ डू दैट। आई विल सेंड नोट्स ऑफ दैट ऑल्सो, शायद नोट मैंने भेज दिए हैं पहले। तो prepare this video, go through the video, then I will complete this chapter hopefully this week या next Tuesday तक ये chapter ख़त्म करना है, then we will move to another topic. Thank you very much. God bless you all.